सिंपल डायग्राम की मदद से यूरिया साइकिल को समझेंगे आसान तरीके से, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वो फुल समझ में आएगा कम टाइम पे। पहले देखो, यूरिया साइकिल के बारे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको कुछ लिखना पड़ता है एग्जाम पे और जानना ज़रूरी है कि ये होता कहाँ है। तो लीवर पे होता है, ठीक है। और अर्जिनेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट ओनली और ओनली कहाँ पर रहता है, पूरी बॉडी पे लीवर पे ही मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दो स्टेप जो यहाँ पर दिख रहे हैं जिसमें दो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हमारा किस लेवल पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे, ठीक है। और जो बाकी के नीचे बचे ये साइटोसोल पे होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है और ये कहाँ पर होगा, साइटोसोल पे होंगे ये तीनों जो स्टेप हैं, ठीक है। इतना ही क्लियर हुआ कि फर्स्ट के टू और बाद के जो है तीन। इसके बाद देखो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसको एक्टिवेट सबसे पहले कौन करता है। तो एन एसिटिल ग्लूटामेट जो दिख रहा है ना, ये सबसे पहले एक्टिवेट करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटर, ठीक है। एलोस्टैटिक एक्टिवेटर ऑफ हमारा जो कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज फर्स्ट का होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, वो उसमें 5 डिसऑर्डर पढ़ेंगे और एक सिंड्रोम होता है, ट्रिपल एच सिंड्रोम, ठीक है। अब यूरिया साइकिल में जो है इसका रेगुलेशन देखने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, अमोनियम, ठीक है। इन दोनों के कंबाइन होकर ही क्या बन रहा है, कार्बोमाइल फास्फेट। लेकिन एंजाइम भी वही लगेगा, कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज फर्स्ट। इसमें 2 एटीपी कंज्यूम हो रही है एन एसिटिल ग्लूटामेट जो। अब ये एन एसिटिल ग्लूटामेट कैसे बनेगा, तो ये बनता है एसिटिल कोए प्लस ग्लूटामेट से, वो भी किसकी प्रेजेंस में, एन एसिटिल ग्लूटामेट सिंथेस, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में बनता है एन एसिटिल ग्लूटामेट। अब ये होने के बाद जो है हमारा कार्बोमाइल फास्फेट बन जाता है। कार्बोमाइल फास्फेट एक्ट करता है किस पे, हमारा ऑर्निथिन के साथ कंबाइन होके बनाता है सिट्रोलिन, ठीक है। इसमें फास्फेट हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो और अब इसमें एंजाइम भी कौन सा होगा, ऑर्निथिन से ही मिलता जुलता मिलेगा, तो ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है। इसके बाद सिट्रोलिन, सिट्रोलिन जो है कन्वर्ट होता है अर्जिनोसक्सिनेट में, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस की मदद से। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पर एटीपी एडीपी पे नहीं हो रहा है, एएमपी पे हो रहा है, इसलिए इसको हम 2 एटीपी कंज्यूम मानेंगे, ठीक है। तो 2 एटीपी ये, 2 एटीपी, तो ये 4 एटीपी कंज्यूम होती है और हमारे पास 2.5 एटीपी बनती भी है। वो अभी हम नेक्स्ट इसी में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अर्जिनोसक्सिनेट हो गया यहाँ पर। अर्जिनोसक्सिनेट बनने के बाद ये होता है अर्जिनिन में कन्वर्ट अर्जिनोसक्सिनेट की मदद से। अब अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज था और ये अर्जिनोसक्सिनेट क्या लाएज है, क्योंकि ये तोड़ रहा है ना, तो ये अर्जिनिन और फ्यूमरेट में तोड़ देता है, फ्यूमरेट सिट्रिक साइकिल पे चला जाता है। और अर्जिनाइन जो है अर्जिनेज की प्रेजेंस में यूरिया में ब्रेक डाउन हो जाता है ऑर्निथाइन पे, और ऑर्निथाइन फिर से रिसाइकल हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा पूरा क्लियरली, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ये। अब इस वाले इस पे देखो, इसमें एनर्जेटिक्स, ठीक है। हमने अभी यूरिया साइकिल को समझे, उसका रेगुलेशन देखने से पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, एनर्जेटिक्स। तो मैंने अभी बताया था इसमें कि यहाँ पर हमारी 2 एटीपी क्या हो रही थी कंज्यूम, और यहाँ एडीपी नहीं एएमपी, मतलब ट्राईफॉस्फेट से क्या मोनोफॉस्फेट बचा, मतलब 2 एटीपी यूज हुई ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा 2 फास्फेट यूज होने के कारण तो टोटल कितनी हुई, 4 एटीपी हमारी कंज्यूम्ड हो गई। अब देखो जो फिमरेट है, ऑर्जिनोसक्सिनेट जो फिमरेट बना था ना, वो हमारा कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, किस पे, मैलेट पे, फ्यूमरेज की प्रेजेंस में। और ये मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में, मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। और ये फिर स्पार्टेट करके यहाँ पर फिर से यूरिया साइकिल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा एन से एन एच बन रहा है, जिसमें से 2.5 एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो ये 2.5 एटीपी क्या हो जाएंगी, प्रोड्यूस। तो अगर 4 में से 2.5 को हम करेंगे तो नेट एटीपी कंज्यूम्ड कितनी होंगी हमारे पास। अब देखो इसको पहचानते कैसे हैं, ये एन था, इससे एन डी एच हो रहा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एटीपी बन रही है, ठीक है। इसमें एटीपी खर्च हो रही थी, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। तो इसमें नेट हमारी एटीपी कितनी लगी हुई है, 4 में से 2.5 हमारी लगी हुई है, तो मतलब बनी हुई है। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो जाएगा 1.5 एटीपी कंज्यूम हुई, ठीक है। ये समझ में आया। अब रेगुलेशन देख लेते हैं। तो रेगुलेशन में यही है कि जो एन एसिटिल ग्लूटामेट था, ठीक है, ये एलोस्टैटिक एक्टिवेटर होता है। ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद डिसऑर्डर आते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर में वेरी सिंपल है, डिसऑर्डर में ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो सिंपल तरीके से समझ में आएगा। देखो डिसऑर्डर, ठीक है। अभी इसमें 5 डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से, हाइपर एमेनिमिया टाइप टाइप फर्स्ट होता है,
वो होता है हमारे इस एंजाइम की कमी के कारण। ठीक है, अगर ये एंजाइम कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अमोनिया एक्युमुलेट होने लगेगा, तो एक्युमुलेशन में अमोनिया होगा और डिफिशिएंट एंजाइम ये होगा हाइपर अमोनिया टाइप फर्स्ट में। हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 में क्या होगा, ऑर्निथाइन ट्रांसएमाइड ये वाला जो एंजाइम है ये कम होगा, तो इसमें भी क्या होगा, ये अमोनिया ये एक्युमुलेट होगी। ठीक है, थर्ड होती है सिट्रोलेनीमिया। तो ये सिट्रोलेनीमिया जो है ये डिसऑर्डर होता है किसके कारण, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस की मदद से, मतलब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये सिट्रोलेन जमा होने लगेगा। ठीक है, अर्जिनोसक्सिनेट एसिडोरिया, मतलब ये होता है अर्जिनोसक्सिनेट लाइज जो यहाँ पर है, इस ये अगर ये रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर के जो है अर्जिनोसक्सिनेट जमा होने लगेगा। ऐसे ही इधर भी जो है अर्जिनाइन होने लगेगा अगर ये एंजाइम डिफेक्ट हुआ तो। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने देख लिए अर्जिनिन किस किस में हुआ। लास्ट होता है ट्रिपल एच सिंड्रोम, जिसमें से हमारा ये जो एंजाइम है, ठीक है, कौन सा, ऑर्निथाइन ट्रांसाइक्लेज, ये एंजाइम की डिफिशियंसी होती है जिसके कारण जो होता है अमोनिया और निथेन सिट्रोलिन ये जो हमारा जमा होने लगता है। ठीक है, इसके बाद क्लिनिकल केसेस भी हैं जिस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको इतना तो पूरा क्लियरली समझ में आया होगा आसान भाषा से। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है सिग्निफिकेंस और उसके केस स्टडी को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या है करके। ठीक है, तो ये जेनेटिक में डिसऑर्डर होते हैं जो भी हमने बात की है। ठीक है, जो किसी डिफिशिएंट एंजाइम के कारण होते हैं। थैंक यू। के रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें अभी हमने देखे थे कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेस फर्स्ट, ऐसे ही सेम कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेस सेकेंड हमको देखने को मिलता है पिरामिडइन सिंथेसिस पे। लेकिन ये जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पे, लेकिन वो प्रेजेंट कहाँ पर होता था, साइटोसॉल पे। इसमें जो है हमको कौन सा एक्टिवेटर चाहिए था, कोफैक्टर एन एसिटिल ग्लूटामेट, और उसमें कोई भी कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि अमोनिया नाइट्रोजन को डोनर कर रहा है और उसमें जो है ग्लूटामाइन नाइट्रोजन को डोनर करता है। इसमें कोई भी इनिबिटर नहीं है, जबकि उसमें CTP इनिबिटर की तरह कार्य करता था। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देखे। इसके अलावा और भी इसमें रेगुलेशन पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें क्या था कि मैंने बताया था कि जो एन एसिटिल ग्लूटामेट है वो इसका क्या होता है, वो इसमें जो है पूरा रेगुलेशन करता है। ठीक है, एलोस्टैटिक एक्टिवेटर होता है। तो वही क्या काम करेगा, अगर हमारे बॉडी पे स्टारवेशन की कंडीशन होगी या फिर अर्जिनिन या फिर हाई प्रोटीन डाइट अगर हम लेंगे, तो एसिटिल ग्लूटामेट सिंथेस क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा यूरिया साइकिल को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर है एन एसिटिल ग्लूटामेट बनेगा और फिर ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो ये हमने ज़्यादातर इसकी बातें देख ली हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंस हमारा रह गया था और केस स्टडी, तो उसको देख लेते हैं। तो यूरिया साइकिल का सिग्निफिकेंस है कि फर्स्ट तो ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है अमोनिया को। दूसरा जो है डिस्पोज करता है वेस्ट प्रोडक्ट को अमोनिया के साथ साथ किसको, HCO3 माइनस CO3 को। ठीक है, HCO3 को। इसके बाद रेगुलेशन करता है ब्लड pH को, डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। बायोसिंथेसिस करता है, किसकी बायोसिंथेसिस करेगा ये, बायोसिंथेसिस करता है ऑफ द अर्जिनिन की। और क्रिएटिनाइन और अर्जिनिन में कौन आएगा, क्रिएटिनाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड। और ऑर्निथाइन में प्रिकर्सर ऑफ पॉलीएमाइंस जैसे कि पुट्रेशीन एंड द एस्पर्मेडीन एंड प्रोलिन। ठीक है, तो ये सारा जो है इसका हमने सिग्निफिकेंस देखे और इसके कौन से एंजाइम में पूरा। अब केस स्टडी की बात करते हैं। तो केस स्टडी इस टाइप से अगर आती है एग्जाम में तो आपको लिखना है, क्योंकि केस स्टडी पूछने के चांसेस रहते हैं। तो देखो एक केस स्टडी में क्या है कि कोई भी हमारे पास जैसे कि पेशेंट है तो वो क्या कंडीशन लेके आएगा, हाइपर एमोनीमिया की, है ना। अगर जैसे मैं एक केस पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ए नियोनेट डेवलप्ड हाइपर एमोनीमिया ऑन द 6th डे ऑफ द लाइफ। आल्सो हैड द पुअर फिटिक, मतलब सिम्टम्स कैसे बताएगा, पुअर फीडिंग और लेथार्जी, हाइपोथर्मिया, सीजर्स, एपनिया एंड द कोमा। ही डाइड ड्यू टू द सेपेसिस। तो इसमें डायग्नोसिस क्या था, यूरिया साइकिल डिसऑर्डर का, वो भी किसमें, हाइपर एमोनीमिया टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड एंजाइम। ठीक है, दूसरा केस स्टडी क्या है, ए मेल इन्फेंट विथ लेथार्जी, पुअर फीडिंग एंड द सीजर्स, ये सारे सिम्टम्स।
जब उसको हॉस्पिटल लाया गया तो ब्लड शो इंक्रीज लेवल ऑफ द सिट्रोलिन एंड अमोनिया। तो डायग्नोसिस में बता सकते हो सिट्रोलिनीमिया डिसऑर्डर है। थर्ड है कि ए 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट डेवलप्ड पुअर फीडिंग, ठीक है, हेपेटोस्प्लेनोमेगलीज, कन्वुलेशन, रेस्पिरेटरी फेलर और ब्लड सो राइज्ड द अमोनिया एंड द अर्जिनोसक्सिनेट एसिड। तो डायग्नोसिस क्या है, अर्जिनोसक्सिनेट एसिड है। तो सिंपल सा हमने इसके केस स्टडी में भी बात की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और सिंथेटेज कब आता है, जब किसी प्रकार का एटीपी यूज होता है वहाँ पर सिंथेटेज लगता है। थैंक यू।